नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे विदेशी हाथ की। जी हां, विदेशी हाथ की। अब आप कहेंगे विदेशी हाथ की चर्चा क्यों होने लगी? दरअसल हाथरस गैंगरेप कांड में अब विदेशी हाथ होने की बात की जा रही है, कही जा रही है कि विदेश से पैसा आया, 100 करोड़ रुपए आए मॉरिशस से। उत्तर प्रदेश में, सूबे में दंगे करने की, दंगे भड़काने की, दंगे फैलाने की एक साजिश रची जा रही थी। पीएफआई का नाम अब आ गया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। आपको ध्यान होगा, सीएए, एनआरसी को लेकर जब विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, पीएफआई का नाम आ रहा था। इनके अतीत, इनके इतिहास को भी मैं खंगालने वाला हूं। लेकिन एक अजीबोगरीब बात भी हो रही है और यह आपको समझने की जरूरत है। हाथरस गैंग रेप कांड में पिछले एक हफ्ते से किस बात पर चर्चा हो रही है, किस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि यह जो पीड़िता लड़की थी, इसको इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा। गैंग रेप हुआ, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जबान काट ली गई, सफदरजंग अस्पताल में मौत हो जाती है। अंतिम संस्कार के लिए परिवार को झलक तक नहीं दिखाई जाती। अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, पुलिस कर देती है। वीडियोस वायरल होते हैं, दिखाया जाता है, परिवार वाले भी थे, दादा भी थे, चाचा भी थे। बाद में पता लगता है कि नहीं, डराया धमकाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, परिवार को बंदी बना दिया गया उन्हीं के घर में जिनके साथ, जिनकी बेटी के साथ इतना नृशंस कार्यकलाप हुआ हो, हैवानियत, दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई हो, वही बंदी बना लिए जाते हैं। राजनेताओं की एंट्री बंद की जाती है। मीडिया घुसने नहीं दिया जाता उस गांव में। 4 दिन तक मीडिया को खबर नहीं मिल पाती है, वो बातचीत नहीं कर पाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल तल्ख टिप्पणी दी कि परिवार को फौरन, तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अब सीसीटीवी कैमरे भी लग रहे हैं। तो जहां बात हो रही थी इंसाफ दिलाने की, वहां राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी 2-2 बार जाते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता जाते हैं, लाठीचार्ज भी होता है, संजय सिंह जाते हैं, कालिक फेंक दी जाती है। तो इस बात को लेकर ये जो नैरेटिव अब धीरे धीरे बदल रहा है, क्या इंसाफ की बात कहीं दब रही है और दंगों की साजिश की बात अब क्या प्रमुखता से सामने लाई जा रही है? दंगे भड़काने की अगर साजिश थी, हमारा यह साफ मानना है, पूरी जिम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूं कि अगर दंगे भड़काने की साजिश थी, कोई फॉरेन हैंड था, इस्लामिक संगठन अगर इसमें जुड़े हुए हैं, जो दावा किया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, तो यह बहुत ही गंभीर मसला है। इसकी तह तक हमें जाना चाहिए और जाना होगा। लेकिन अगर यह सिर्फ नैरेटिव शिफ्ट किया जा रहा है तो यह बहुत ही हल्की बात भी की जा रही है। अब आरोप गंभीर हैं, मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं, उनके मुख्य प्रवक्ता, सरकार में मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह आरोप लगा रहे हैं। उन आरोपों पर एक नजर डालूं उससे पहले यह भी आपको याद दिला दूं कि देखिए, इस देश में एक हमारा इतिहास है। आप इतिहास खंगालेंगे ना, जब भी सरकार किसी की भी हो, दिक्कत में आती हैं सरकारें, वो केंद्र हो, राज्य सरकार हो, यकायक विदेशी हाथ की भी बात होने लगती है। इंदिरा गांधी भी किया करती थी 70 के दशक में। सीआईए की बड़ी बात होती थी। मोरारजी देसाई जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने देश के, कहा गया ये सीआईए के एजेंट है। राजीव गांधी की आलोचना होने लगी, करप्शन के चार्जेस लगे, तो कहा गया ये विदेशी ताकतों की एक साजिश है, देश को इम्बैलेंस करने के लिए, अस्थिर करने के लिए। यही काम मनमोहन सिंह की सरकार में भी हुआ। एटॉमिक रिएक्टर्स को लेकर तमिलनाडु में विरोध हुए, कहा गया विदेशी षड्यंत्र है। आज भी कहीं वो तो नहीं हो रहा। दोनों सिक्कों पर मैं चर्चा करने वाला हूं, लेकिन पहले देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सिद्धार्थनाथ सिंह क्या कह रहे हैं। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे जो लोग समाज के माहौल को खराब करके, समाज में जातीय विद्वेष पैदा करके, अराजकता पैदा करके, विस्वमन करके विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। ये विकास अवरुद्ध नहीं होगा।
ये अब एक चीज साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं से विदेश से इसको षड्यंत्र को फंडिंग करने के लिए लोग लगे हुए थे। इसमें कुछ इस्लामिक संगठन भी हैं जो सामने खुलासा हो रहा है, और पीएफआई सीएफआई का रोल भी सामने आ रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का रोल आ रहा है। तो ये संभव है कि ये पैसा जो है वो घूम के आ रहा था, मलेशिया के माध्यम से हो। ये सब चीजें का खुलासा एक ना एक करते हुए सामने आएगा। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, दंगे के लिए विदेश से भारत आ गए 100 करोड़ रुपए, और दंगों में विदेशी हाथ का सच पता चलेगा क्या? ये बहुत ही अहम सवाल है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जाने माने वकील भी हैं, गौरव भाटिया, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। 2 गौरव हैं आज दरअसल, और मैं चाहूंगा कि आज की चर्चा में देश का गौरव बढ़ाने की बात हो। प्रोफेसर गौरव वल्लभ भी मेरे साथ हैं, यशोवर्धन आजाद और विक्रम सिंह, 2 ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वी हैड इन दिस कंट्री। यशोवर्धन आजाद सीनियर आईपीएस ऑफिसर, स्पेशल डायरेक्टर आईबी के रह चुके हैं। विक्रम सिंह आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश के डीजी रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और राजनीतिक विश्लेषक और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष भी इस चर्चा में जुड़ गए। तो गौरव भाटिया, लड़ाई जो हो रही है, चर्चा जिस बात पर हो रही है कि हाथरस गैंगरेप कांड की पीड़िता को इंसाफ मिलेगा क्या, बात उस पर हो रही थी। यकायक दंगों की बात आ जाती है कि 100 करोड़ बाहर से आ रहे थे, दंगा भड़काने की साजिश थी। ऐसा क्यों हुआ? देखिए संदीप जी, बहुत सम्मान से मैं कहूंगा, आपने कहा कि क्या इंसाफ कब जाएगा, तो जैसा योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है कि पीड़िता को, परिवार को इंसाफ मिलेगा और त्वरित इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये केस जल्द से जल्द जो है अपने फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेगा। दुख की बात क्या है, देखिए वहां पे एक राजनीतिक फोटो अपॉर्चुनिटी की जा रही थी। हमने देखा किस तरह से वहां पे लोग गए, और ऐसी भी मीडिया में खबरें आई हैं कि 50 लाख रुपए ले लो और सरकार से मत लो। ये 50 लाख रुपए कौन दे रहा था? बता रहे हैं राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं। आज तो ये 6 दिन हो गए। ये देखिए, 1 मिनट के लिए इंटरप्ट कर रहा हूं, आपसे ही मुखातिब हूं गौरव। ये 50 लाख दे रहा था कोई कथित कांग्रेस समर्थक था। योगी सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई, कॉल डिटेल रिकॉर्ड नहीं खंगाल पाई, ये है कौन? इसको जेल के पीछे डालो या हवाई आरोप लगते रहेंगे? देखिए, हवाई नेता तो एक ही है हमारे भारत की राजनीति में। मैं आपको बताऊंगा, आप बड़े ही गंभीर और परिपक्व पत्रकार हैं। आप बताइए, आज एक एफआईआर हुई, एक शिवराज करके व्यक्ति है जो गांव में कहीं ना कहीं कास्ट बेस पे वायलेंस फैला रहा था, उसके घर पे भी छापा मारा पुलिस ने। ये भी पत्रकार जो है कुछ बता रहे थे। शिवराज जीवन, अभी मैंने कंफर्म किया है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अलीगढ़ में एफआईआर दर्ज हो गई है। हाथ काटने की बात थी, लोगों को भड़काने की बात थी। दूसरे गौरव से अभी मैं पूछने वाला बात पूरी कर लूं? हाँ बिल्कुल, मैं बात पूरी कर लूं। धन्यवाद। देखिए, आज जो बड़ा मुद्दा मैं आपके चैनल पे उठाना चाहता हूं संदीप जी, कि आप परिवार से मिलने जाएं, आप विरोध भी करें सरकार का, वो उचित है। और मैं कांग्रेस पे बाद में आऊंगा, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है, पहले उस पर बोलना चाहूंगा। लेकिन हिंसा भड़काना, आप आग में पेट्रोल डालने का काम करें और आप गैर जिम्मेदारी से बाहर का रुपया लाएं कि यहां पे जो हमारी व्यवस्था है वो चरमरा जाए, ये उचित नहीं है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने शाहीन बाग का जजमेंट दिया है। उस जजमेंट में क्या कहा है संदीप जी, आपको पता है? जिस तरह से शाहीन बाग के प्रदर्शन हो या दिल्ली के दंगे हो, बाहर से ये जो फंडिंग आई है, ये इसीलिए आई है कि इंसानों की जाने जाए और राजनीतिक गित आए और इन लाशों पे अपनी राजनीति करे। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है, मुझे एक चीज बताइए, का मतलब मुझे एक चीज बताइए, आप तो इतने बड़े वकील हैं गौरव भाटिया, जो ये एविडेंस की दंगे भड़काने की साजिश, अब इस लड़की को इंसाफ मिल गया होता, अंतिम संस्कार में परिवार को अंतिम झलक लेने दी गई होती, वही अंतिम संस्कार करवा देते। 1 तारीख से वहां पर लोगों का आने का सिलसिला हुआ, ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 1, 2, 3, तो मतलब आप कह रहे हैं
अगर उस लड़की का दाह संस्कार उसके परिवार वाले कर देते, ना ये नेताओं का रेला होता, ना कुछ और होता। ये दंगों की साजिश यकायक ही मॉरिशस या मलेशिया से 100 करोड़ रुपए 1-2 तारीख के बाद आने लगे। उनको मालूम था इस लड़की के साथ ऐसा होगा, नेता आएंगे, वहां पर धरने प्रदर्शन होंगे, तो दंगा भड़का दो। ये थोड़ा मेरी समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। जब दिल्ली दंगों में भी ऐसे ही तथ्य सामने आए थे ना, कई पत्रकार थे, संदीप जी आप तो नहीं थे, आप तो बड़े जिम्मेदार पत्रकार हैं, जो कह रहे थे ये इसलिए किया जाता है कि खबर जो मेन हो उससे ध्यान भटक जाए। लेकिन एक चार्जशीट फाइल हुई और उसमें बताया गया कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो जिनके खिलाफ चार्जशीट है और अरेस्ट भी हुए हैं, और उनके पास 1 करोड़ 61 लाख रुपया आया। इसके अलावा ये रकम करीब 90 करोड़ के आसपास थी। आज जो बड़ी बात वो ये है कि अगर एक दुराचार का मामला सामने आया, हर कोई चाहेगा कि इंसाफ मिले परिवार को, लेकिन क्या राजनीतिक गिद्ध जाके वहां रुपया बांटेंगे, वहां पे हिंसा फैलाएंगे, वहां दंगे कराएंगे? और योगी जी की मजबूत सरकार जब कार्रवाई करती है तो ये लोग कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी नहीं रही। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, आपने 1, 2, 3 दिन की बात करी, अलवर का एक मामला है, न्यूज़पेपर कटिंग भी है। 7 दिन तक एफआईआर नहीं हुई थी। जब अशोक गहलोत से पूछा गया उनके पास कोई उत्तर नहीं था। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। राजस्थान मतलब कोई विदेश में बैठा हुआ था, 1 मिनट गौरव, विदेश में कोई बैठा हुआ था गिद्ध जैसी निगाहें लगाए हुए हमारे देश की संप्रभुता, हमारी शांति को भंग करने के लिए, कि नहीं अच्छा 30 तारीख को ऐसा होगा, रात को 2-3 बजे अंतिम संस्कार होगा, फिर नेता आएंगे। वो पैसे लिए हुए बैठे थे और वो पैसे ट्रांसफर हुए, लोगों तक पहुंचे और वो दंगा भड़काने की बात शुरू हो गई। मैं बताता हूं, हाँ मैं आपको बताता हूं। जैसे पीएफआई का नाम सामने आया और आज कुछ चैनल दिखा रहे थे, शायद आपके चैनल ने भी दिखाया हो, कि हाथरस के लोगों ने कहा कांग्रेस का नाम लेके, प्रियंका वाड्रा गांधी, राहुल गांधी का नाम लेके और पीएफआई का, कि ये लोग यहां पे आके रुपया बांट के दंगा कराना चाहते हैं। और ये ऐसा नहीं होता कि कोई दुराचार का मामला आया तुरंत फॉरेन फंडिंग आ गई। पीएफआई जैसे संगठन जिनके मेंबर अरेस्ट हुए हैं संदीप जी, ये लोग पहले से रुपया जैसे लेते हैं, उसके बाद पीएफआई पर पूरी तफसील से चर्चा करने वाला हूं। अभी पीएफआई पर पूरी तफसील से चर्चा करने वाला हूं, लेकिन गौरव वल्लभ, जानकारी आपसे बांट रहा हूं। हाँ मैं आ रहा हूं गौरव वल्लभ, आपके नेता शौराज जीवन हाथ काटने की बात करते हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, ये दंगा भड़काने की बात नहीं हुई क्या? आपका एक कथित समर्थक 25 के बदले 50 लाख रुपए देने की बात करता है, तो इन बातों को कोई भी सरकार गंभीरता से क्यों नहीं लेगी? देखिए संदीप जी, मैं एक एक बात का उत्तर दूंगा, पर मुझे 2 मिनट पूरे दे देना। पहला, भाटिया जी ने कहा कि त्वरित इंसाफ। आज शाम को एसआईटी की रिपोर्ट आनी थी जिसको 10 दिन और बढ़ा दिया। क्या ये त्वरित इंसाफ? फिर इन्होंने कहा आग में घी। अरे घी नहीं डाला था आपने, उस बिटिया को रात को केरोसिन छिड़क के जलाया था। घी मत बोलिए, आप गलत बोल रहे। फिर इन्होंने कहा दिल्ली दंगे, मैं नहीं जाऊंगा उसकी डिटेल में, पर प्रवेश वर्मा हो, अनुराग ठाकुर हो या कपिल मिश्रा हो, उनके वीडियोस आज भी यूट्यूब पे और सारे चैनलों में पड़े। फिर इन्होंने कहा गिद्धों के सरताज तो एक लखनऊ में बैठे हैं। क्या क्या बोला जाता है आप सुनिएगा, आपको आश्चर्य होगा संदीप जी। बोला जाता है 2 दिन पहले की एक वेबसाइट बन गई। अब ये बताइए, फोनिक्स और सैन डिएगो से ज्यादा स्मार्ट, फोनिक्स और सैन डिएगो उत्तर प्रदेश के शहर है क्या? थोड़ा तो अक्ल लगाओ, जो पढ़े लिखे व्यक्ति भाजपा ने भेजे हैं। फिर बोला गया अश्वेत के साथ भागो। क्या उत्तर प्रदेश में श्वेत और अश्वेत अलग होते हैं क्या? फिर बोले कैब नहीं मिले तो बाइक से भागो। क्या हाथरस में ऊबर कैब चलती है क्या? फिर बोला गया न्यूयॉर्क पुलिस से बचो। उत्तर प्रदेश पुलिस है कि न्यूयॉर्क पुलिस है? न्यूयॉर्क क्या उत्तर प्रदेश के कोई शहर तो का फिर नाम? जिस वेबसाइट का आप जिक्र कर रहे हैं गौरव वल्लभ, ये यकायक गायब कैसे हो गई? ये बनी कैसे? 3 तारीख से ये प्रदर्शन का आह्वान करता है। आह्वान तो जंतर मंतर पर दिल्ली में और कोलकाता में हो रहा था ना, वो न्यूयॉर्क में तो नहीं है, वो तो सैन डिएगो में नहीं है। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, पहले तो यहाँ पे इसको डाइवर्ट करने का प्रयास किया। मेरा सवाल है कि पीड़िता को न्याय कैसे मिलेगा जब इनके खुद के विधायक सुरेंद्र सिंह कहते हैं कि लड़कियों को संस्कारी होना चाहिए? ऐसे बेहुदा विधायक को शर्म आनी चाहिए। जब इनके 12 तो आपके नेता शौराज जीवन के बारे में क्या कहना है आपका? 12 बंकी के नेता कहते हैं गन्ने के खेत में ही क्यों मिलते हैं? दिलेर, जो इनका दिलेर है ना,
जो वहाँ के एमपी वो दिलेर साहब अभियुक्तों से मिलने जेल जाते हैं और फिर कहते हैं मैं तो चाय पीने आया था। ये एमपी है, जनप्रतिनिधि है क्या? शिवराज जीवन के बारे में बोलेंगे। मैं एक पे बोलता हूँ। आपने जो सवाल किया, मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार इनकी, केंद्र में सरकार इनकी, पीड़िता को न्याय दिलाओ और जो भी अभियुक्त है, मैं तो कह रहा हूँ जो भी अभियुक्त है, मैं आ रहा हूँ अभी, खिलाफ आपके पास एविडेंस है, जिनके खिलाफ आपके पास तथ्य है, उनके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई करो। मैं तो बोल रहा हूँ, पर अभियुक्त पीड़िता को न्याय दिलाओ। 11 दिन बाद उसकी जांच क्यों की गई, उसका जवाब दो। आधी रात को उसको क्यों जलाया गया? आपने मेरे 2 सवालों का जवाब नहीं दिया गौरव। ये सवाल मैं पूछ चुका हूं गौरव भाटिया से। शिवराज जीवन क्यों भड़का रहे थे लोगों को, कांग्रेस से जुड़े हैं कि नहीं? ये जो ऑडियो टेप वायरल हो रहा है 25 के बदले 50 लाख, इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे क्लियर आंसर चाहिए इस पर। मैं आपको क्लियर आंसर देता हूं, इधर उधर घुमा के आंसर नहीं दूंगा संदीप जी। जो भी व्यक्ति, अगर आपके पास साक्ष्य है, कड़ी से कड़ी लीगल कार्रवाई करो, पर यहाँ तथ्यों को मत डाइवर्ट करो। ये देश की बेटियों का मामला है, हाथरस की बेटी को इंसाफ दो और जो भी आपके पास तथ्य है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। यहाँ सैन डिएगो पुलिस और न्यूयॉर्क पुलिस क्या? ठीक है गौरव भाटिया, रिस्पॉन्ड कीजिए। ये कहां से यकायक 100 करोड़ की बात आ जाती है? पीएफआई पर मैं अभी आने वाला हूं, पहले 2 पुलिस ऑफिसर से बात करूंगा, फिर उसको आगे बढ़ाऊंगा। आपका रिस्पॉन्स पहले। देखिए, सबसे पहले तो गौरव वल्लभ जी मेरे साथी हैं और मुझे अच्छा लगता है जब उनके साथ चर्चा होती है। गौरव वल्लभ जी, मेरे भी कुछ प्रश्न हैं, मैंने उत्तर दिया एंकर का, अब आपसे प्रश्न है। ये बताइए कि जब अशोक गहलोत कहते हैं कि छोटा रेप है राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का बड़ा रेप है, ये छोटा रेप और बड़ा रेप क्या होता है ये जरूर बताइएगा। दूसरा, 5,997 दुराचार के मामले पूरे देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में हुए, क्यों नहीं प्रियंका वाड्रा गांधी और राहुल गांधी? नहीं गौरव भाटिया, देखिए अभी ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है, देश में दंगा भड़काने की साजिश है, हम उसकी तह तक जाने की कोशिश संदीप जी, वो इतनी देर योगी जी पे बोलते रहे, उत्तर प्रदेश सरकार पे बोलते रहे, आपने नहीं टोका। हाँ। लेकिन मुझे आप टोक रहे हैं। नहीं मैं कांग्रेस, मैं जो चर्चा कर रहा हूं उसी पे रहूंगा। मैं सीधी सी बात है, लेकिन उनकी बात का जवाब देना भी मेरी जिम्मेदारी है। हाँ। ये आप मानेंगे। और मैं तथ्यों के साथ बोल रहा हूं, हम एक गंभीर मुद्दे पे हैं, महिला सुरक्षा पे हैं, मैं उसी पे बात कर रहा हूं। मैं कोई ऐसा नहीं है कि आईपीएल मैच की बात कर रहा हूं या क्राइम मास्टर गोगो की बात। चलिए बात पूरी कीजिए। आपके धन्यवाद। तीसरी बात, आप बताइए, क्या ये शोभा देता है कि प्रियंका वाड्रा गांधी और राहुल गांधी वहां जाते हैं और शो क्लिप परिवार से मिलते हैं और फेसबुक लाइव पे उसकी लाइव टेलीकास्ट होता है? ये तो संवेदना नहीं दिखाता। गाड़ी में बैठते हैं तो ठाके मारते हैं। और मैं इतना कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा संदीप जी? पहली बात कही कि हम इंसाफ दिलाएंगे और जल्द से जल्द दिलाएंगे, सुरक्षा दिलवाई, आज वहां सीसीटीवी कैमरा बने। और सबसे बड़ी बात, हम चाहते हैं कि जांच फेयर हो। हमने कहा एसआईटी भी अगर बना दे सर्वोच्च न्यायालय और अपनी निगरानी में जांच करे, हमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। अब मैं 2 पुलिस ऑफिसर्स को स्क्रीन पर लाता हूं। मेरा सवाल यह है, यशोवर्धन आजाद, लड़ाई इंसाफ की थी, पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिले। देखिए सीसीटीवी कैमरा, अभी गौरव भाटिया कह रहे हैं सीसीटीवी कैमरा लगने में 7 तारीख हो गई, 30 तारीख को मौत हो गई थी, 1 हफ्ता हो गया, ये सुरक्षा दी जा रही है। एसआईटी की जांच को 7 दिन दिए गए थे, अब 10 दिन और दिए जा रहे हैं। लेकिन ये विदेशी फंडिंग की बात आ गई। आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर रहे हैं, ये बातें पहले क्यों नहीं पता लग पाती सरकारों को? और जब घटना हो जाती है, कुछ होता है, विरोध बेकाबू होने लगता है, सवाल सरकारों में घिरती दिखती है, तो ये विदेशी हाथ क्यों अवतरित हो जाता है? या मैं गलत सवाल पूछ रहा हूं? मैं ये पूरी घटना और उससे जुड़ी हुई जो चीजें जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको बता देना चाहूंगा। जहां तक इंसाफ का सवाल है, उस दलित बच्ची को इंसाफ तो न मिला, न जीवित थी तब मिला और मृत्यु के बाद भी नहीं मिला। अब जो कुछ है ये तो पूर्ति करने की बात है, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो नहीं हो। जब वो जीवित थी तो उसके सही तरीके से
पुलिस ने उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं किया सही तरीके से। हमारे इलाज में इतनी खामियां हैं कि जो अस्पताल हमारे हैं रूरल इलाके में, वो रूटीनली वो दिल्ली भेज देते हैं, जबकि मृत अवस्था में पेशेंट्स रहते हैं। ये दो सबसे बड़ा अन्याय उस बच्ची के साथ हुआ कि हमारे अस्पताल। और सबसे बड़ी दुखद की बात ये है कि जो ऑपोजिशन जो खिलाफ भी है वो उन मुद्दों को उठाता ही नहीं है जिसे उठाना चाहिए। पहली बात, एम्बुलेंस ऑन कॉल सर्विस को इंप्रूव करने के लिए क्या किया सरकार ने, क्या किया और ऑपोजिशन ने क्या किया। नंबर 2, यूपी 100 की जो बात होती है, डिस्ट्रेस कॉल मॉनिटरिंग, उसके बारे में क्या किया जाए, कोई भी डिस्कशन। नंबर 3, अस्पताल हमारे ऐसे इलाके में इस स्थिति में है, कोई उसके बारे में कुछ नहीं कहता। गोरखपुर हो गया, सब कुछ हो गया, कोई कुछ नहीं। चौथा, सिर्फ निर्भय कांड के बाद जस्टिस वर्मा से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सारी चीजें कही थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 35% यूटिलाइजेशन हुआ है निर्भय फंड्स का स्टेट द्वारा। किसी ऑपोजिशन ने कुछ नहीं कहा। और अंत में 5 ऐसे स्टेट भी हैं जिन्होंने की 1% भी इस्तेमाल नहीं किया है। दूसरी बेइंसाफी जो कि उससे भी ज्यादा थी, जो उसके जिंदगी के समय नहीं दिया गया, वो था जब उसका क्रिमेशन। नहीं, ये बातें तो हमने की, यशोवर्धन आजाद। मेरा सवाल ये विदेशी हाथ की बात आ जाती है, दंगों की साजिश थी, इसे हम गंभीरता से लें या नैरेटिव बदला जा रहा है? नहीं, उसी की बात कर रहा हूं मैं। ये सही है संदीप जी, ये सही है कि ये इंटेलिजेंस की जो सूचना थी कि दूसरे दिन बहुत बड़ा एक प्रदर्शन होगा, ये सही है, और उसी को ध्यान में रखते हुए ही वो अंत्येष्टि रात में की गई। लेकिन जिस दलित बच्ची के साथ में इतना अन्याय हुआ है, तो आपको ये करेज होना चाहिए उस लॉ एंड ऑर्डर को फेस करने की। नंबर 3 बात अब मैं आ रहा हूं ये प्रदर्शन की, और किस तरह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इनफैक्ट वो लोग कहते हैं कि जब सिमी का बैन हुआ तो ये एक नए अवतार में अवतरित होकर आया। एनडीए जो जिसका सृजन हुआ था 1993 में, उसके बाद एसडीपीआई जो इनका पॉलिटिकल फ्रंट था, पीएफआई का जो फुटप्रिंट है, चाहे वो कर्नाटका में है, चाहे वो सीए एजिटेशन में है, चाहे हर जगह, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे संस्थानों को बाहर से अवश्य पैसा मिलता है। इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस का हर जगह एक काम है कि जो देश हमारे साथ नहीं है वहां पे गड़बड़ी कराना, बिल्कुल ये सही है, और ये हमारे इंटेलिजेंस का काम है। तो ये पीएफआई जो 2006 में बनी थी, और उससे पहले जो इसका स्वरूप था, सिमी के लोग जो आपने बता ही दिया, तो इस पर बैन क्यों नहीं लगाते हम? ये हर बार सीए हो तो पीएफआई, अब हाथरस हो गया तो पीएफआई, तो इस पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता? पीएफआई पे बैन करने के लिए केरला से लेकर एक समय में शायद वो बैन हुआ भी था, और स्टेट्स इस पे ध्यान भी दे रहे हैं कि इसको बैन कराया जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो मजबूत साक्ष्य चाहिए और जितनी ये घटनाएं होती हैं उसके आधार पर ही वो बैन हो सकता है। और इसके बारे में तो मतलब आधार नहीं मिल रहे हैं क्या? बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, एक हवा क्रिएट किया जा रहा है कि ये संगठन है, जहां पर कोई विरोध हो जाए सरकार के खिलाफ पीएफआई का नाम ले दो। नहीं, ये बात देखिए, ये बात हो सकती है, और मैं इस राजनीतिक चर्चे में नहीं पढ़ना चाहता हूं, वो सरकार भी, लेकिन ये जो पीएफआई के 4 आदमी गिरफ्तार किए हैं, अवश्य उसमें कुछ ऐसी बात होगी, चूंकि मेरे पास अंदर की जानकारी नहीं है, और इसलिए मैं इस प्रकरण में ये सरकार को खूब दोष दूंगा, पुलिस को दोष दूंगा, बट ऑपोजिशन को उतना ही दोष दूंगा कि जिस तरह का प्रदर्शन या विरोध आप जंतर मंतर में करें, कलकत्ता में करें, हर जगह करें, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन नहीं करें कि सरकार को बिल्कुल आप नहीं, वो आपकी बात अपनी जगह फेयर है, लेकिन विक्रम सिंह, अगर विरोध प्रदर्शन होता है, सरकार सवालों के घेरे में आती है, अब कह रहे हैं यहां पर यशोवर्धन आजाद की नहीं कुछ जानकारी थी, इसलिए पुलिस ने रात को ही 2 बजे 3 बजे परिवार की अनुमति के बिना, इजाजत के बिना, उनको शामिल करवाए बिना अंतिम संस्कार कर दिया, तो फिर ये एसपी को या सीओ को या इंस्पेक्टर को फिर सस्पेंड क्यों किया गया? उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया, दंगा भड़कने से रोकने की कोशिश की। ये दोनों बातें आपस में मेल नहीं खा रही है। संदीप जी, पूरी श्रृंखलाबद्ध तरीके से अगर आप गौर करें तो पुलिस ने अगर एक काम संतोषजनक, मैं नहीं कहूंगा कि अच्छा काम किया, अगर क्रिमेशन कराया, यशोवर्धन आजाद जी ने तार्किक शक्ति के साथ अपने
तर्क को प्रस्तुत किया है और मैं उनसे आंशिक रूप से सहमत भी हूं कि अगर ये क्रिमेशन कराए, परिवार को साथ ले लेते और दिन में कराते तो ज्यादा अच्छा रहता। और ऐसा कौन सा पुलिस बल है जो कि दंगे की स्थिति से निपट नहीं सकता है? बेहतर ये होता कि दिन के समय परिवार को विश्वास में लेकर के अंतिम संस्कार कराया जाता। और जो दंगा फसाद की बात थी तो पुलिस को चाहिए था कि आधा पुलिस बल उस तरफ देख लेता। बहरहाल ये तो कयास की बात है, मैं वहां था नहीं, लेकिन ऐसी मैंने कई स्थितियां देखी हैं और यही करते हैं कि जिसे कोई भविष्य में ये कलंक की स्थिति उत्पन्न न हो। आज की तारीख में ये जो अंतिम संस्कार हुआ है ये कलंक वर्दी से जाने वाला नहीं है। इसके अलावा पुलिस ने सिलसिलेबद्ध तरीके से त्रुटि पे त्रुटि, जैसा कि आजाद साहब ने कहा था, FIR में विलंब, बग्गा अस्पताल में पहुंचाने में विलंब, बग्गा अस्पताल से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में ले जाने में विलंब, 164 के बयान में विलंब, बातों पर चर्चा हम बहुत कर चुके हैं एक हफ्ते से। विक्रम सिंह जी, मैं बिल्कुल पॉइंट पर यहां रहना चाहता हूं। अगर दंगा भड़काने की साजिश थी, PFI का नाम लिया जा रहा है, PFI का नाम CAA को लेकर भी किया गया, शाहीन बाग में उनके हेडक्वार्टर्स हैं, दिल्ली में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, तो क्या हम इतने अनभिज्ञ थे? अब ये 7 दिन बाद उसका नाम आना, इसको आप किस तरह से देखेंगे? यहां पर इंसाफ की बात हो रही है और यकायक दंगा भड़काने की बात आने लगती है। कितनी बार नैरेटिव बदला गया है 7 दिन में, आपने भी देखा है। संदीप जी, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि हमारे राजनीतिक मित्र राजनीतिक लाभ के अवसर छोड़ते नहीं है और इससे ज्यादा स्वर्णिम अवसर राजनीतिक लाभ, चाहे कितना भी कुंसित हो, घृणित हो, लेने में कोई पीछे हटने वाला नहीं है। नेताओं और दावों की और नारों की ऐसी धूम हुई और ऐसी भीड़ हाथरस में इकट्ठा हुई, मेरा तो 1/4 करियर वही बीता हुआ है। इतना बड़ा आंदोलन कम मैंने देखा है हाथरस में। हाथरस बहुत शांतिपूर्ण जगह है, वो जाना जाता है अन्य व्यवसायिक चीजों के लिए, लेकिन इस प्रकार के घृणित दंगे और दंगे की ओट में, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, ये इनका एक राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का एक जरिया बन गया। तो पुलिस ने अगर जो सावधानी बरती तो बिल्कुल सही काम किया कि जो उन्होंने लेकिन सावधानी बरतने के चक्कर में जो उनका प्रति उत्तर था वो बहुत व्यवसायिक तक नहीं। कोई दंगा भड़का देगा, हमें कानो कान खबर क्यों नहीं होती? विक्रम सिंह, मेरा सवाल ये है, PFI अगर CAA में भी सक्रिय था, PFI दावा करता है जितने लोगों को जेल हुई, गिरफ्तारी हुई, सब छूट गए हैं। इन 4 लोगों के अलावा PFI का कोई सदस्य इस वक्त जेल में नहीं है। बैन क्यों नहीं लगाया जाता इस ऑर्गेनाइजेशन पर? ये इतनी खतरनाक है तो हम टॉलरेट क्यों कर रहे हैं PFI को? 2 वाक्य में अपनी बात कहना चाहूंगा। पुलिस और सरकार को दावे नहीं, तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए और राष्ट्र हित में और राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध अगर 30 दिन में अकाट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और केवल हवा में गांठ बांधी जा रही है तो ये अक्षम्य है। ये भी एक अपराध है कि दावे तो कर दिए लेकिन हम उसको अंतिम छोर तक नहीं ले गए। हम तो ये भी कहेंगे PFI दोषी है, जैसा कि आजाद जी ने कहा कि चरमपंथी संगठन है, तो उसके ऊपर रौंद के UAPA के अंतर्गत और NSA के अंतर्गत वो कार्रवाई करे कि दोबारा राष्ट्र विरोधी गतिविधि को दुस्साहस न करे। CAA में कितनी बार हम बैठे हैं कि साहब 120 करोड़ की फंडिंग हुई, हाथरस में 100 करोड़ की फंडिंग हुई, जरा कितनी बरामदगी हुई है ये और बता दें। और फाइनेंशियल ट्रेड जरा हमें एक्सप्लेन कर दें कि A से B तक, C से D तक किसके खाते में क्या पैसे आए और कैसे निकले। ये तो उसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, इतना ही बता दें। लेकिन दावा करके उसके बाद भूमिगत हो जाना, यह शोभा सत्तारूढ़ दल को, यह जिम्मेदार पोजीशन जो संवैधानिक पदों पे उनको शोभा नहीं देता है। गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड करेंगे। दावे नहीं, साक्ष्य और सबूत पेश कीजिए। देखिए, विक्रम सिंह जी उन पुलिस अधिकारियों में से हैं जिनका हम सब बहुत सम्मान करते हैं और मैं विक्रम सिंह जी आपसे सह सम्मान कहूंगा। केवल दावे नहीं किए हैं, आप भी जानते हैं कानूनी प्रक्रिया होती है। मैंने अभी एक उदाहरण दिया और आप चाहें तो मैं नाम भी बता दूं। ये चार्जशीट हुए थे दिल्ली दंगों में। इशरत जहां, खालिद सैफी, ताहिर हुसैन, शिफाउर रहमान, मीरन हैदर और 1 करोड़ 61 लाख रुपए इनके अकाउंट में कैसे आए दिल्ली में दंगे भड़काने के लिए, ये पूरे तथ्य हैं। इसके अलावा शाहीन बाग में भी ऐसा ही पाया गया था। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, देखिए बार बार बात आ रही है बैन क्यों नहीं होता। तो झारखंड में जब हमारी सरकार थी तो PFI को बैन किया गया था, लेकिन जो तथ्य सामने रखे कोर्ट को उचित नहीं लगा, उन्होंने वो उसको निरस्त कर दिया। अब जब हम कार्रवाई करेंगे तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सारे तथ्य ऐसे हों कि जुडिशियल स्क्रूटिनी में भी कोर्ट संतुष्ट हो। और कार्रवाई केवल बैन करना नहीं होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 4 लोग इस प्रकरण में गिरफ्तार हुए हैं, FIR हुई है तुरंत।
दूसरा, बैंगलोर में करीब 19 लोग ऐसे थे जो गिरफ्तार हुए जिनके पीएफआई से लिंक थे। लखनऊ में जमानत मिल गई, पीएफआई का सदस्य था वो। इस तरह का जमानत मिलने से संदीप जी कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यायिक प्रक्रिया है। जमानत तो राहुल गांधी को भी मिली हुई है, राहुल गांधी को भी जमानत मिली है। इससे ये थोड़ी ना है कि उनपे जो मुकदमा चल रहा है वो खत्म हो जाता है। दंगा भड़काना, रासुका लगने पे इतनी जल्दी जमानत मिल जाती है? मैं आपको बता दूं, रासुका नहीं, जो केसेस थे उसमें धाराएं थी, इंडियन पीनल कोड की थी और बाकी और एक्ट की थी। और जमानत देना और नहीं देना ये न्यायालय का क्षेत्र अधिकार है। लेकिन एक बात जिम्मेदारी से कहता हूं, हमने तो जेल भेजा इन पीएफआई के सदस्यों को जो भारत के खिलाफ पीएफआई को सदस्यों को जेल भेजिए, जो देश में दंगा भड़काए बिल्कुल जेल भेजिए। पीएफआई को बैन कीजिए ना, जब दावा कर रहे हैं तो साक्ष्य और सबूत होंगे। बैन करिए ना, कोर्ट में जाकर फिर समझाइए कोर्ट को। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ, देखिए, आप संदीप जी खुद वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ये कह सकते हैं बैन करिए, लेकिन सरकार जो है पूरी जिम्मेदारी से कार्य करती है। अगर यही जल्दबाजी में बैन कर दिया होता तो कांग्रेस की जो विपक्षी पार्टी है कहती कि देखिए लोकतंत्र खतरे में है, क्या कर रहे हैं, कांग्रेस की सारी बातें मानते हो रही है। और सुनिए, एक मिनट संदीप जी, हर लाइन पे मत टोकिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। हम लोग भी कुछ सोच के आते हैं, अपनी तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं चर्चा में। मैं आपको एक बड़ा जो है मुद्दा दे रहा हूं, पूछिएगा जरूर कांग्रेस के प्रवक्ता से। कर्नाटका में चुनाव आए, जिन जिन पीएफआई के सदस्यों पे टेरर के केसेस चल रहे थे, राजनीतिक मजबूरी में या किसी और वजह से सारे के सारे केसेस सिद्धारमैया ने विड्रॉ करे। एक तरफ हमने तो गिरफ्तार किए हैं, इन्होंने तो केसेस विड्रॉ किए हैं, क्या इनसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, गौरव वल्लभ रिस्पॉन्ड कीजिए। पूछ लिया आपने सवाल, सीधा रिस्पॉन्स ले रहा हूं मैं। एक मिनट, गौरव वल्लभ स्क्रीन पर आप पर आरोप लग रहा है गिरफ्तारी होती है, आप उनको छोड़ देते हैं पीएफआई से। सॉफ्ट है आप पीएफआई पर। संदीप जी, पिछले 6 साल से देश में भाजपा की सरकार, पिछले 4 साल से 3.5 साल से यूपी में भाजपा की सरकार, पिछले 2 साल से कर्नाटक में भाजपा की सरकार, फिर भी बोले कि पीएफआई को इन्होंने बैन क्यों नहीं। अरे आपके पास जब कोई सवाल नहीं मिलता है, सीएए में आपको नहीं लगा, आपको लगा कि हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, तो आपने एक संगठन का नाम ले लिया। अरे बैन करो ना, किसने रोका है? जब आपको पूछा जाता है कि नीट जेई की परीक्षा, बोलते हैं बाहरी साजिश है। इनके पूछा जाता है प्रधानमंत्री के डिसलाइक क्यों हो गए अचानक से, तो बोलते हैं बाहर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। अरे बाहर बैठे हुए लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए लोग चीजों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। मेरा एक ही सवाल है, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा। 14 सितंबर को बच्ची के साथ दुष्कर्म होता, हाथरस की बेटी के साथ। अभी 7 दिन बाद 1 महीना हो जाएगा, उसको न्याय कितने दिन में मिलेगा? तो लड़ाई न्याय की आप ये कह रहे हैं। लेकिन आशुतोष, अब आशुतोष स्क्रीन पर। आशुतोष, मेरी ये समझ से परे है, मेरे देश में, हमारे देश में कोई शांति भंग करने की कोशिश करे, दंगे भड़काने की साजिश रचे, खून खराबे का षड्यंत्र हो, और हमें मालूम है वो पीएफआई है, ये दावा किया जाता रहा हो, सीएए में प्रदर्शन हो, शाहीन बाग में हो, अब हाथरस में जो हुआ, 120 करोड़ की वहां बात हो, यहां 100 करोड़ रुपए विदेशों से आए देश में शांति भंग करने के लिए, और वो पीएफआई बैन ना की जाए, ऐसा क्यों? देखिए संदीप, आपको याद होगा कि मुद्दा असली क्या है। मुद्दा यह है कि हाथरस में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ और उसकी जान चली गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस आज तक ये मानने को तैयार नहीं कि उसके साथ बलात्कार हुआ। उसके रात में उसके शव को जला दिया गया पेट्रोल डाल के। उसके बाद पूरे देश के अंदर हंगामा हुआ, लोगों ने कहा भाई ये कौन सी चीज है। जब जाहिर सी बात है, जब सरकार डिस्क्रेडिट होने लगती है तो नैरेटिव चेंज किया जाता है। ये सारी की सारी एक्सरसाइज उस नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश है, जहां कड़े सवाल सरकार से पूछे जा रहे थे, जहां प्रधानमंत्री जी ने योगी जी को फोन करके कहा भाई अब संभाल लो स्थिति, नहीं स्थिति खराब हो रही। मेरा कहना बहुत साफ है, इस देश के अंदर कोई पहली बार संगठन नहीं होगा जिस पर बैन नहीं लगा हो। आरएसएस पे 1948 में बैन लगा, उसके बाद इमरजेंसी के दौरान बैन लगा, उसके बाद 1992 में 6 दिसंबर के बाद आरएसएस के ऊपर बैन लगा।
तो बैन लगाने के लिए आप ये कहेंगे कि मेरे पास सबूत नहीं है, मानने को तैयार नहीं हूं। नहीं नहीं, जो यहाँ पर यशोवर्धन आजाद कह रहे हैं ना आशुतोष, जो यशोवर्धन आजाद कह रहे हैं सिमी पर प्रतिबंध लगा, सिमी के बहुत सारे सदस्य और सिमी के जो महासचिव था वो पीएफआई का अध्यक्ष भी बना, वो लोग वहां चले गए। तो इस बात को लेकर कार्रवाई तो करनी चाहिए ना। सिमी पर प्रतिबंध लगाया, पीएफआई पर भी बैन लगाइए। मैं यही बात तो आपसे कहना चाहता हूं। सवाल मैंने कहा ना कि बेंगलोर के अंदर हिंसा होती है, पीएफआई जिम्मेदार, दिल्ली के अंदर दंगा होता है, पीएफआई जिम्मेदार, एनटीसीए प्रदर्शन होते हैं, पीएफआई जिम्मेदार, उसके बाद शाहीन बाग में प्रदर्शन होता है, पीएफआई जिम्मेदार। पीएफआई कौन है? देश को तोड़ने वाली ताकत है, राष्ट्र को तोड़ने वाली ताकत है, आतंकवादी संगठन है। मैं कह रहा हूं फिर देश में पिछले 6 सालों से जो सरकार है, क्या वो इतनी कमजोर सरकार है कि वो साक्ष्य भी इकट्ठे नहीं कर पाती है, पीएफआई पर बैन भी नहीं लगा पाती है? ये तो सवाल उठना चाहिए ना भाई। मैं कहता हूं कि आपने कहा कि 100 करोड़ आए, तो 100 करोड़ कहीं से आए होंगे, किसी एक अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में गए होंगे। 100 करोड़ की डिलीवर कि आप 100 करोड़ को जो है वो कहीं तो आप रिकवरी करेंगे कि नहीं रिकवरी करेंगे, या सिर्फ ये कह देंगे कि 100 करोड़। और दूसरी बात, यहां पे विक्रम सिंह जी भी बैठे हुए, यशोवर्धन आजाद भी बैठे हुए हैं। आप एक आतंकवादी देश तोड़ने वाली ताकत के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसकी मिनट दर मिनट रिपोर्टिंग अखबारों के अंदर हो रही है, टीवी चैनल के अंदर हो रही है। इससे इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होगा या इससे इन्वेस्टिगेशन को फायदा पहुंचेगा? जितना मेरा अनुभव है कि जब एजेंसीज मिनट दर मिनट रिपोर्टिंग करने लगे, टीवी चैनल पर आने लगे, तो पक्का मान लीजिए कि यह नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश की जा रही। अन्यथा जांचें होती हैं और रिपोर्टर्स को हवा तक नहीं लगती है। जब चार्जशीट दाखिल हो जाती है तब पता चलता है कि इसमें क्या क्या अहम पॉइंट आप दे रहे हैं। दोनों पुलिस ऑफिसर्स को स्क्रीन पर लाइए। 1 मिनट आशुतोष। यशोवर्धन आजाद, इतना गंभीर मसला हो, मनी ट्रेल की बात हो, पल पल की जानकारी कैसे आ रही है? ये सवाल उठा रहे हैं आशुतोष जी ने जो कहा है उस बात में काफी दम है। ये बिल्कुल सही है कि जिस समय इस चीज को जिस तरह से उठाया गया, ये शक के दायरे में जरूर आता है। स्टेट सरकार को इस तन्मयता के साथ इसमें नहीं घुसना चाहिए कि रोज इसके बारे में एक रिपोर्टिंग की जाए। ये बिल्कुल सही है। जैसा विक्रम जी ने कहा, भाई आपने एक दावा कर दिया कि हम देख रहे हैं इसमें शायद कोई षड्यंत्र होगा, लेकिन ये बताने की आवश्यकता नहीं थी कि ये पीएफआई है, एसडीपीआई है या क्या है। और आपको ये साक्ष्य एकत्रित करना चाहिए, सबूत इकट्ठे करने चाहिए। एक चीज और कहना चाहूंगा, ये आसान नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना, कि उसके लिए कोर्ट जो है बैन के बाद देखती है कि उसमें ठोस साक्ष्य मिलते हैं कि नहीं। और इसलिए तो बिना ठोस साक्ष्य के, देखिए ये बात आपने भी कही, गौरव भाटिया ने भी कही, बिना ठोस साक्ष्य के इतना बड़ा दावा करना, ये दावे फिर क्यों किए जाएं? ये तो यहां पर बताया देशवासियों को ये जा रहा है। देखिए मैं भी चिंतित हूं कि मेरे देश में दंगा भड़काने की साजिश है, खून खराबा कोई कर रहा है और वो खुला घूम रहा है। ये बहुत गंभीर बात है यशोवर्धन आजाद। सही बात है। इसलिए ये आवश्यक है कि जब आप साक्ष्य इस तरह से एकत्रित करते हैं तो उन्हें चुपचाप गहरे चिंतन के साथ, तन्मयता के साथ आपको करना चाहिए, और इसके बारे में इस तरह का अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए। मैं आशुतोष जी के हाथ से बिल्कुल सहमत हूं। नहीं, आप कह रहे हैं आतंकवादी संगठन है, इनके फुटप्रिंट्स बहुत बुरे हैं, 2006 से ये अस्तित्व में है पीएफआई, 14 साल हो गए ना यशोवर्धन आजाद, हम अभी तक साक्ष्य नहीं इकट्ठे कर पाए इनके खिलाफ। कई स्टेट्स ने चाहा है, जैसा कि गौरव जी ने कहा, झारखंड ने बैन भी किया, लेकिन उसको कोर्ट ने फिर उसको पलट दिया। और इसलिए इस बार इनको इस तरह से करना चाहिए साक्ष्य एकत्रित, ताकि वो बैन करने के ठोस सबूत सामने आए। नहीं, ये तो दिल्ली में भी हुए, दंगे हुए, शाहीन बाग पर डेमोन्स्ट्रेशन हुई, तब भी पीएफआई का नाम आ रहा था। जो विक्रम सिंह कह रहे हैं कि A to B to C जो ये मनी ट्रेल है, उसको पकड़ने में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये तो हमें पता लगना चाहिए ना। संदीप जी, तो आपको कैसे मालूम कि इनके बारे में एक एकत्रित साक्ष्य किए जा रहे हैं और एक बार वो प्रेजेंट किए जाएंगे, क्योंकि अब ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभरा है। नहीं तो दिल्ली दंगों की तो अब तक जानकारी आ जानी चाहिए ना, चार्जशीट भी आ गई। विक्रम सिंह जी संदीप जी,
मैं कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं ए टू बी टू सी, ये चीज तो सामने आ जानी चाहिए थी। हाथरस में ना आए, यहां 100 करोड़ की बात है, 120 करोड़ की, वो ट्रेल तो पकड़े। देखिए, हम ऐसे संगठन को देश में घूमने फिरने की इजाजत कैसे दें, सक्रिय रहने की इजाजत कैसे दें? नहीं देना चाहिए, लेकिन उससे पहले यह सोच लेना चाहिए जो महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रकरण है उसमें प्री मैच्योर डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए। यही काम सरकारी कर्मचारी ने अगर किया होता तो सस्पेंड हो गया होता और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का मुकदमा लग गया होता उसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील प्रकरण है और इसमें लाभ उन्हीं चरमपंथी तत्वों का होता है। अगर हमने अवांछित और अनाधिकृत कोई जानकारी दे दी तो उसमें लाभ केवल आरोपी का भी हो सकता है। आप ये समझे कितने शातिर दिमाग के ये लोग हैं। सिमी को बैन करने में 5 साल लगे। इधर बैन किया, उसने नाम बदल दिया, फिर बैन किया, दूसरे को उसने नाम फिर बदल दिया, नाम बदल दिया तो अपने फुटप्रिंट्स इरेज कर दिए। इनका एक थिंक टैंक है, थिंक टैंक के अनुसार इसी सिमी को बैन करने में संदीप जी 5 वर्ष लग गए थे। और इंडिया बहुत अहम बात कह रहे हैं। मेरे पास 2 मिनट हैं जी। दोनों गौरव स्क्रीन पर। गौरव, दोनों के पास 45 सेकंड। जो दोनों एक्सपर्ट्स यहां पर कह रहे हैं, गौरव भाटिया, ये बहुत गंभीर मसला है, तो इसके बारे में खुलकर ऐसे जानकारियां मिलना कि ये ट्रेल यहां से आई वहां से आई, हमें एक मुकम्मल केस बनाना चाहिए ना। देश को महफूज करना है तो, रखना है तो सत्य पूरा इकट्ठा कीजिए और इनको ठोक दीजिए। संदीप जी, ठोका ही जाएगा और तब देखिएगा कि कौन छाती पीट पीट के कहेगा लोकतंत्र खतरे में है। ये लोग कहते थे कि आप सीए का कानून बदल के दिखाओ, बदल दिया तो कहते हैं कैसे बदल दिया। अनुच्छेद 370 भी यही कहते हैं। लेकिन जो दर्शक देख रहे हैं उनको मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात के लिए आश्वस्त करूंगा, और आश्वस्त इस बात के लिए करूंगा कि जो कानून के तहत कार्रवाई हो रही है वो भी समय आएगा कि पीएफआई जैसे जो संगठन है बैन हो, लेकिन जिन प्रावधानों में इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो भी बहुत सख्त है। पर ये मतलब ये सारी जानकारी सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है ना। सारे सबूत इकट्ठा करो, साइलेंटली करने चाहिए। संदीप जी, बहुत कुछ साइलेंटली ही होता है और कोर्ट में पेश किया जाता है। दिल्ली दंगों में जो चार्जशीट इन लोगों के खिलाफ हुई उसके तथ्य कोर्ट के सामने है। ठीक है गौरव भाटिया, 30 सेकंड, 1 मिनट। गौरव, आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। गौरव भाटिया, गौरव वल्लभ, अब उनकी बारी। जी संदीप जी, परसों बात होती है एक वेबसाइट, जब उस वेबसाइट में लिखा आता है कि न्यूयॉर्क पुलिस से बचो, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। आज एक नया एंगल जुड़ जाता है, 100 करोड़। 100 करोड़ कितने होते हैं? एक के आगे 9 जीरो लगते हैं जब 100 करोड़ बनते हैं। कहाँ है, कहाँ से आए, कौन से खाते से आए, उनका नाम बताओ। आपने एग्जैक्ट अमाउंट बताया है तो आपके पास तथ्य होंगे। और ये जो आईपीएल मैच की रनिंग कमेंट्री की तरह ये कमेंट्री देना बंद करो, तथ्यों को डाइवर्ट करना बंद करो, मुद्दों को डाइवर्ट। ठीक है आशुतोष, विदेशी हाथ का सच पता लगेगा। एग्जैक्टली 30 सेकंड्स। नहीं संदीप, जो बात मैं कह रहा था वो अधूरी रह गई थी। दरअसल जब आप मिनट दर मिनट इन्वेस्टिगेशन की जानकारी बाहर देते तो 2 नुकसान होता। पहली बात, जिनके खिलाफ जांच हो रही है वो अलर्ट हो जाता है और वो तथ्यों को छुपा लेता है। दूसरी बात, जब मामला कोर्ट के अंदर जाता है तो उसके पास उसका काट मौजूद होता है। तो मेरा यह कहना है जो मिनट दर मिनट उत्तर प्रदेश की सरकार कमेंट्री कर रही हो, टीवी चैनल्स पर आ रहा है, यह दरअसल पूरे केस को कमजोर करने की कोशिश है। और इसलिए कमजोर करने की कोशिश है क्योंकि इसका जवाब उनके पास नहीं होगा कि दरअसल ये 100 करोड़ आए कहां से और किसके पास गए। तो कहीं भी विरोध हो, कहीं भी प्रदर्शन हो, उसमें विदेशी हाथ की बात जो आती है उसके लिए साक्ष्य भी, दावों के साथ साक्ष्य और सबूत भी पेश करने चाहिए। इसी उम्मीद के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन गीजर, रखे सब कंट्रोल में, ड्रिवन बाय फोर्ड, कुछ अलग सी फैमिली वाली फीलिंग। जब बॉलीवुड पर दूसरे चैनल चीख चिल्ला रहे थे तब हम किसानों की बात कर रहे थे। जो थाली भर रहा है उसकी चर्चा नहीं हो रही, थाली में छेद कौन कर रहा है, थाली में जहर कौन परोस रहा है, थाली में ड्रग्स कौन परोस रहा है, इसकी बात बहुत हो रही है। जब दूसरे चैनल ड्रग्स पर ड्रामा कर रहे थे तब हम बच्चों के स्कूल जाने पर बात कर रहे थे। अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे आप? इसका जवाब मुझे लगता है हमारे पैनल पे शायद कोई भी ना दे पाए।
जब दूसरे चैनल रिया को गुनहगार ठहरा रहे थे, तब हम किसानों के लिए एमएसपी की बात कर रहे थे। किसान सड़कों पर आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं, भयभीत हैं, परेशान हैं, गुस्से में हैं। लेकिन मीडिया मुंबई की सड़कों पर ड्रग्स तलाशता घूम रहा। जब कंगना के छज्जा टूटने पर कोहराम मचा था, तब हम देश की सुरक्षा की बात कर रहे थे। उस कश्मीर की जिसके बारे में 1 साल पहले तक लगभग हर रोज हर टीवी चैनल पर, हर न्यूज चैनल पर कुछ न कुछ चर्चा हुआ करती थी। लेकिन अब बिल्कुल चुप्पी है, खामोशी है, कोई चर्चा नहीं हो रही कश्मीर की। दर्शकों ने न्यूज 24 पर अपने मुद्दे को सबसे ज्यादा देखा। 15 साल से सत्ता पर काबिज है नीतीश कुमार, सुशासन का दावा ठोकते हैं और लगातार वो जंगल राज की भी याद दिलाते हैं। 15 साल लालू का जंगल राज। तो इस बार मुद्दों में किस बात की ज्यादा गूंज होगी, सुशासन की, जंगल राज की? पोस्टर वॉर बड़ा दिलचस्प हो रहा है बिहार में। इंडिया नाटक नहीं, न्यूज देखता है। इंडिया न्यूज 24 देखता है। पत्रकारिता मतलब न्यूज 24। खबरों का असली चौधरी मतलब संदीप चौधरी।